सभी मित्रों को राधे राधे, राम राम, नमस्कार। तो मित्रों, आज का आपका टॉपिक रहेगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं थार का मरुस्थल, तो अब अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो आइए पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश। सबसे पहले तो मित्रों ये शब्द रहता है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी या कैसे हुई थी। हालांकि अपने प्रारंभ में ये सारी बातें पढ़ चुके हैं, फिर भी टॉपिक के अकॉर्डिंग और पढ़ लेते हैं। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है मित्रों? तो गोंडवाना लैंड से हुई है। अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है इसकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है। निर्माण काल पूछ लिया जाए मित्रों तो प्री कैम्ब्रियन काल का महाकल्प, प्री कैम्ब्रियन काल या महाकल्प और प्री कैम्ब्रियन काल, इसके लिए एक शब्द और आता है मित्रों धारवाड़ काल। तो इसका जो निर्माण काल है वो प्री कैम्ब्रियन काल। अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है इसका निर्माण काल पूछ लिया जाए तो प्री कैम्ब्रियन काल। विस्तार पूछ लिया जाए मित्रों तो भारत में इसका विस्तार पालनपुर गुजरात, यहां से देखिए मित्रों पालनपुर जो ये क्षेत्र पड़ता है आपका गुजरात के अंदर, यहां से लेकर के रायसेन दिल्ली तक, यहां से इसका विस्तार होता हुआ जाता है मित्रों दिल्ली में रायसेन तक, दिल्ली में रायसेन तक। और जो दिल्ली में रायसेन तक जाता है मतलब गुजरात से दिल्ली तक, तो इसी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है मित्रों। अरावली पर्वतमाला पर जो आपका राष्ट्रपति भवन है वो स्थित है यहां पर दिल्ली के अंदर। और इस पर्वतमाला की बात करें कि पर्वतमाला की जो जड़ कहां पर है या इसका जो मूल है वो कहां पर है मित्रों, तो ये इसका जो मूल है ये आगे इधर अरब सागर के अंदर जो छोटे छोटे द्वीपों का समूह है जिसे लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो यहां से प्रारंभ होता है मित्रों। यहां से प्रारंभ होकर के ये पालनपुर गुजरात, यहां से भारत में पूछ लिया जाए तो पालनपुर गुजरात, और आगे कहां तक जाती है मित्रों ये तो दिल्ली में रायसेन तक, दिल्ली में रायसेन तक जाती है और यहीं पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। इसी पर मित्रों राष्ट्रपति भवन स्थित है। इसके बाद बात करें कि भारत में, तो ये तो हो गया इसका भारत में पालनपुर गुजरात से लेकर के रायसेन दिल्ली तक इसका विस्तार है मित्रों। और फिर बात करें अपने राजस्थान की, तो राजस्थान में सिरोही खेतड़ी, सिरोही से लेकर के खेतड़ी जो स्थान कहां पर पड़ता है झुंझुनू, माउंट आबू सिरोही, यहां से लेकर के मित्रों सिरोही से लेकर के खेतड़ी झुंझुनू तक, झुंझुनू में खेतड़ी नामक स्थान, तो यहां तक इसका विस्तार माना जाता है। अब भारत में पूछ लिया जाए कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है तो मित्रों भारत में इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर। भारत में ये जो टोटल लंबाई है ये कितनी है मित्रों 692 किलोमीटर। हालांकि लगभग में पूछा जाए तो 700 भी आता है, तो स्टिक पूछ लिया जाए 692 लगभग में 700, यानी डायरेक्ट आ जाए 400, 500, 600, 700, तो वहां पर 700 ही माना जाता है। अब बात करें कि राजस्थान में इसका विस्तार जो है वो कितना है, यानी लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में मित्रों 550 किलोमीटर। राजस्थान में जो ये अरावली पर्वतमाला है इसकी लंबाई कितनी है 550, और भारत में कितनी है 692, यानी 692 में से राजस्थान में कितनी है 550, मतलब लगभग 80%। अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो राजस्थान में जो भारत का है, भारत में जितना विस्तार है उसका लगभग 80% जो है वो आपका राजस्थान के अंदर है मित्रों। और इसका मूल हमने पढ़ लिया, कहां से प्रारंभ होती है ये अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप से, यहां से प्रारंभ होती है, तो इसका मूल या जड़ कहा जाता है मित्रों। आइए बात करते हैं इसकी विशेषता की, तो यह सबसे प्राचीनतम वलित और अवशिष्ट पर्वतमाला है मित्रों। प्राचीनतम वलित और अवशिष्ट, प्राचीनतम का मतलब समय के अनुसार, यानी समय के अनुसार सबसे प्राचीन है, अभी पढ़ेंगे अपने किस प्रकार से। वलित मतलब निर्माण प्रक्रिया में है और अवशिष्ट मतलब वर्तमान के अंदर भी स्थित है। तो आइए कि सबसे प्राचीन पर्वतमाला किस प्रकार से है अरावली पर्वतमाला, इसके बारे में बात करें। तो मित्रों जो पर्वतीयकरण है वो 3 बार हुआ, यानी पर्वतों का जो निर्माण है वो अब तक कुल कितनी बार हो चुका है 3 बार हो चुका है। पहला प्री कैम्ब्रियन काल के दौरान, और जब प्री कैम्ब्रियन काल के दौरान निर्माण हुआ तो जिस पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ वो थी आपकी अरावली पर्वतमाला, यानी सबसे
प्रारंभ में या सर्वप्रथम जिस पर्वतमाला का निर्माण हुआ वो कौन सी रहेगी आपकी अरावली पर्वतमाला। फिर दूसरा डेविनियन काल, और जो डेविनियन काल था मित्रों, इस काल के दौरान यूराल पर्वत, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा की पहाड़ियां वगैरह जो है इनका निर्माण होता है डेविनियन काल के अंदर। तीसरा आता है मित्रों टर्शियरी काल, और जो तीसरा टर्शियरी काल होता है मित्रों, इसे सबसे नवीन कहा जाता है, सबसे नवीन वलित है मित्रों ये, यानी सबसे प्राचीन तो कौन सा हुआ प्री कैम्ब्रियन काल, उसके बाद डेविनियन काल और फिर टर्शियरी काल। जैसे आपका हिमालय है, एंडीज पर्वतमाला है, रॉकी पर्वत है, एटलस पर्वत है, ये जो है इनका निर्माण कौन से काल में हुआ टर्शियरी काल के अंदर। यानी हिमालय का पूछ लिया जाए तो टर्शियरी काल में, मतलब हिमालय से भी ज्यादा प्राचीन है अरावली पर्वतमाला, या सबसे प्राचीन जो पर्वतमाला है वो कौन सी है मित्रों अरावली पर्वतमाला। और नवीनतम पूछ लिया जाए तो कौन सा आपका हिमालय या टर्शियरी काल में जितने हैं वो सबसे नवीनतम आ जाएंगे, और सबसे प्राचीन बोले तो प्री कैम्ब्रियन काल मतलब अरावली पर्वतमाला। इसकी विशेषता पढ़ रहे थे मित्रों कि सबसे पहले तो ये प्राचीनतम वलित और अवशिष्ट है। प्राचीन किस प्रकार से हैं तो हमने इसको डिफाइन किया कि किस प्रकार से सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। इसकी नेक्स्ट विशेषता है कि अरावली को महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है। अरावली को महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है, भारत की भी जल विभाजक रेखा कहा जाता है इसी अरावली पर्वतमाला को। तो किस प्रकार से कहा जाता है ये भी अपने पढ़ लेते हैं मित्रों। जो आपकी अरावली पर्वतमाला है ये आपकी 50 डिग्री जो वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है यहां पर क्लियर करते हैं। यानी अरावली का जो विस्तार है मित्रों वो आपका इस प्रकार से है, यानी जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है मित्रों ये यहीं से प्रारंभ होती है अरावली पर्वतमाला। मतलब इसकी आधी वर्षा इस साइड में और आधी वर्षा इस साइड में, मतलब आधी वर्षा पूर्व साइड में और आधी वर्षा पश्चिम साइड के अंदर होती है। पहला तो ये वर्षा को दो पार्टों में डिवाइड करती है, आधा उस साइड में बारिश होती है और आधी इस साइड में, जितनी बारिश होती है उसको 50-50% में डिवाइड कर देती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। दूसरी बात करें अपने की इस अरावली पर्वतमाला से जितनी भी नदियां निकलती हैं मित्रों इस साइड में पश्चिम की साइड की ओर, तो ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो अपना जल कहां पर ला करके डाल देती है अरब सागर में। सारी की सारी नदियां अपना जल कहां लाकर डालती है अरब सागर के अंदर। और इससे पूर्व की ओर से निकलने वाली जो नदियां हैं, पूर्व साइड में जो नदियां निकलती है वो सारी की सारी नदियां अपना जल कहां पर ले जाकर के डालती है, तो आपका आंसर रहेगा बंगाल की खाड़ी के अंदर। मतलब इस साइड में जो नदियां निकली उन्होंने सभी ने अपना जल बंगाल की खाड़ी में, यानी पूर्व की ओर से नदियां जो निकलती है वो सारा का सारा जल पूर्व की ओर जो बंगाल की खाड़ी है वहां पर अपना जल ले जाकर के डालती है, और पश्चिम की साइड में जितनी नदियां निकलती है वो सारी की सारी अरब सागर में अपना जल ले जाकर के डालती है। तो नदियों के अकॉर्डिंग भी ये अपना जल है वो बराबर बराबर पार्टों में डिवाइड करती है। और जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है तो उसका आधा जल उस साइड में, यानी आधी बारिश उस साइड में और आधी बारिश इस साइड के अंदर होती है। तो इस प्रकार से मित्रों जो हिमालय पर्वतमाला है इसे कहा जाता है भारत की महान भारतीय जल विभाजक रेखा, क्योंकि जल को ये दो पार्टों में समान रूप से डिवाइड करती है। आइए पढ़ते हैं आगे इसकी नेक्स्ट विशेषता। अरावली में आग्नेय या प्राथमिक या ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता है मित्रों। यानी जो अरावली पर्वतमाला है इसके अंदर कौन सी चट्टानों की प्रधानता है तो आग्नेय या कहा जाता है प्राथमिक, यानी सर्वप्रथम जिन चट्टानों का निर्माण हुआ वो कौन सी थी आग्नेय, इसलिए इन्हें प्राथमिक भी कहा जाता है। तो अरावली पर्वतमाला में आग्नेय, प्राथमिक या जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं उनकी क्या मिलती है प्रधानता मिलती है मित्रों। किस प्रकार से आइए थोड़ा डिफाइन करते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सर्वप्रथम निर्माण किसका हुआ, हमने अभी पढ़ा तो अरावली पर्वतमाला का। और अरावली पर्वतमाला में कौन सी चट्टान है तो आग्नेय, इसलिए आग्नेय चट्टान कौन सी हो जाएगी आपकी प्राथमिक चट्टान हो जाएगी, क्योंकि सर्वप्रथम जिस पर्वतमाला का निर्माण हुआ प्री कैम्ब्रियन काल जो पहला काल था तो उस समय जिसका निर्माण हुआ तो वो कौन सी पर्वतमाला अरावली। तो अरावली में जो चट्टानें होगी वो क्या होगी प्रथम। पर्वतीय मृदा,
पर्वतीय मृदा यानी जो लाल मृदा होती है मित्रों, लाल मिट्टी जो होती है उसकी भी प्रधानता है मित्रों। और पर्वतीय मृदा के अंदर देखा जाए कि सबसे ज्यादा कहां पर है तो उदयपुर, क्योंकि इस अरावली पर्वतमाला का सबसे ज्यादा विस्तार पूछा जाए तो उदयपुर में है। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, तो सर्वाधिक लाल मृदा कहां पर, उदयपुर में। और लाल मृदा जो होती है वो उपजाऊ होती है मित्रों मक्का के लिए, तो सबसे ज्यादा मक्का कहां, उदयपुर के अंदर। यानी पर्वतीय मृदा की प्रधानता है अरावली पर्वतमाला के अंदर, और इसका सर्वाधिक विस्तार कहां पर है, उदयपुर में है। और लाल मृदा कौन सी फसल के लिए उपजाऊ होती है तो मक्का के लिए, तो सर्वाधिक मक्का कहाँ मिलेगा मित्रों, उदयपुर के अंदर। यानी सर्वाधिक मक्के का उत्पादन राजस्थान में उदयपुर में होता है। वन संपदा व वन्य जीवों की दृष्टि से समृद्ध है अरावली पर्वतमाला। वन्य जीव व वन संपदा दोनों की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला जो है मित्रों ये काफी ज्यादा समृद्ध है, क्योंकि भारतीय वन विभाग की जो रिपोर्ट है 2017 की, जिसे प्रकाशित किया गया था भारत सरकार के द्वारा 12 फरवरी 2018, इसके अकॉर्डिंग सर्वाधिक वनों का जो विस्तार है ये भी कहां पर हुआ था, उदयपुर में। भारतीय वन रिपोर्ट 2017 जिसे भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है मित्रों 12 फरवरी 2018, तो इसके अकॉर्डिंग सर्वाधिक वनों का विस्तार कहां पर हुआ है, उदयपुर के अंदर हुआ है। तो वन संपदा व वन्य जीवों की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला एक समृद्ध है मित्रों। तो अधिकांश जनजातियों की आश्रय स्थली है मित्रों, जनजातियों की शरणस्थली कहा जाता है इसे। तो अधिकांश जनजातियों की आश्रय स्थली कहा जाता है अरावली पर्वतमाला को। इसके अलावा जो प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो ये 3 जिले हैं मित्रों, इन्हें जनजातियों वाले जिले के नाम से भी जाना जाता है। कि जनजातियों वाले जिले तो प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो अधिकांश जो जनजातियां हैं उनकी आश्रय स्थली रहेगी आपके अरावली पर्वतमाला। आइए इसके बारे में थोड़ी सी और बातें करें। तो सर्वाधिक ऊंचाई जो है मित्रों इसकी वो कहां पर है, सिरोही के अंदर। न्यूनतम ऊंचाई कहां पर है तो जयपुर में। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में। थोड़ा सा समझते हैं इसको मैप के अकॉर्डिंग। यानी जो मित्रों आपकी जो ये अरावली पर्वतमाला है, ये अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के अंदर कौन सी साइड से कौन सी साइड की ओर हुआ है ये बताने का प्रयास किया गया यहाँ पर। ये मान लिया कि राजस्थान आपका, तो यहां से मित्रों अरावली पर्वतमाला का इस प्रकार से विस्तार है। तो अरावली पर्वतमाला का जो मित्रों इस प्रकार से जो विस्तार है, ये देखा जाए तो इस साइड में चौड़ाई क्या हुई इसकी, कम। यहां पर तो चौड़ाई क्या है, कम, और यहां पर चौड़ाई क्या है, अधिक। यानी जब अपने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आएंगे तो इसकी चौड़ाई क्या होगी, अधिक होगी। और जब चौड़ाई अधिक होगी तो मित्रों अरावली पर्वतमाला में चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई में भी वृद्धि होती है। यानी इस साइड में आएंगे तो चौड़ाई अधिक होगी, और चौड़ाई अधिक होने के साथ साथ अरावली पर्वतमाला में जो इसकी ऊंचाई है वो भी अधिक होगी। यानी इस साइड में एक तो चौड़ाई अधिक होगी और दूसरी ऊंचाई अधिक होगी। और राजस्थान में हमने पढ़ा कि राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है तो सिरोही से। कहां से, सिरोही, माउंट आबू सिरोही से। तो मित्रों न्यूनतम विस्तार तो है इसका अजमेर के अंदर। चौड़ाई बढ़ती है कौन सी साइड से कौन सी साइड की ओर, तो इसकी चौड़ाई जो बढ़ती है मित्रों ये बढ़ेगी आपकी उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। आइए दोबारा पढ़ते हैं इसको कि सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही, यानी यहां पर मित्रों इसकी चौड़ाई अधिक है तो ऊंचाई भी क्या होगी, अधिक। तो माउंट आबू सिरोही जो है यहां पर इसकी सर्वाधिक ऊंचाई है। तो न्यूनतम ऊंचाई कहां पर है इसकी, जयपुर में। न्यूनतम ऊंचाई कहां पर है मित्रों इसकी, जयपुर के अंदर है। सर्वाधिक विस्तार अभी पढ़कर आए थे उदयपुर के अंदर है मित्रों। न्यूनतम विस्तार पूछ लिया जाए मित्रों तो अजमेर के अंदर है। न्यूनतम विस्तार कहां पर है इसका, अजमेर के अंदर है। और चौड़ाई बढ़ती है कौन सी साइड से कौन सी साइड की ओर, तो जहां पर ऊंचाई बढ़ेगी वहीं पर चौड़ाई बढ़ेगी, मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश को मित्रों 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है इसे कितने पार्टों में डिवाइड किया जाता है, तो इसे 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है मित्रों। उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश, मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण अरावली पर्वतीय प्रदेश। यानी उत्तरी, मध्य और दक्षिण 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है।
उत्तरी अरावली में देखा जाए कि कौन कौन से जिले आते हैं, तो अलवर, दौसा और जयपुर। मुख्य रूप से पूछा जाए तो मुख्य रूप से आते हैं अलवर, दौसा और जयपुर। हालांकि इसके अलावा कुछ एक पहाड़ियाँ इसकी सीकर में, तो कुछ एक झुंझुनू में भी है, लेकिन मुख्य रूप से पूछा जाए तो अलवर, दौसा और जयपुर के अंदर। मध्य अरावली में पूछ लिया जाए मुख्य रूप से जिला, तो आपका एक ही आता है, और वो कौन सा मित्रों, अजमेर। और दक्षिणी अरावली की बात करें तो यहाँ पर राजसमंद, सिरोही और उदयपुर, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर। तो इस प्रकार से अरावली पर्वतीय प्रदेश को 3 पार्टों के अंदर डिवाइड किया जाता है मित्रों आपका, यानी ये जो अरावली पर्वतमाला है इसे हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया, और जिसे नाम दिया सबसे पहले हमने अलवर, दौसा, जयपुर, इसे हमने नाम दे दिया मित्रों उत्तरी अरावली। तो ये तो आ जाएगा आपका उत्तरी अरावली, फिर हो जाएगा आपका मध्य अरावली, और फिर हो जाएगा आपका दक्षिणी अरावली। तो इस प्रकार से इसे 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। अब बात करें कि उत्तरी अरावली की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो रघुनाथगढ़। उत्तरी अरावली की मित्रों सबसे बड़ी चोटी कौन सी है इसकी, तो रघुनाथगढ़ है। रघुनाथगढ़ ये उत्तरी अरावली की सबसे बड़ी चोटी है। मध्य अरावली की बात करें तो टोडगढ़, और ये कहाँ पर पड़ता है मित्रों, अजमेर। और मध्य अरावली में हमने पढ़ा कि एक ही आता है, और वो कौन सा, अजमेर। तो यहाँ की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है मित्रों, तो टोडगढ़ है। कौन सी है यहाँ की, टोडगढ़ है। और यदि दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है आपकी गुरु शिखर। कौन से है मित्रों, गुरु शिखर, जो सबसे ऊंची चोटी कही जाती है इसकी गुरु शिखर। तो इस प्रकार से हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश को 3 पार्टों में डिवाइड किया, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की सबसे बड़ी चोटी रघुनाथगढ़, मध्य अरावली की टोडगढ़ और दक्षिण अरावली की गुरु शिखर है मित्रों। आइए सबसे पहला पार्ट पढ़ते हैं इसका, उत्तरी अरावली। तो उत्तरी अरावली के अंदर हमने पढ़ा कि मुख्य रूप से जो जिले आते हैं वो तो कौन सा है मित्रों, आपका अलवर, दौसा और जयपुर। मुख्य रूप से अलवर, दौसा और जयपुर। हालांकि हमने पढ़ा कि कुछ एक पहाड़ियां झुंझुनू और सीकर के अंदर भी है। तो आइए पढ़ते हैं कि उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर कौन कौन सी चोटियां हैं। तो उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है मित्रों, ये सीकर के अंदर है आपकी, और ये रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। ये मित्रों उत्तरी अरावली की सबसे चोटी पढ़ा है हमने। तो उत्तरी अरावली की सबसे बड़ी चोटी कहां पर है, सीकर के अंदर है, और रघुनाथगढ़ नाम है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1055 मीटर। दूसरी जो चोटी है मित्रों खो, ये जयपुर के अंदर है आपकी। दूसरी जो चोटी है ये खो जयपुर के अंदर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 920 मीटर। और जो तीसरी है मित्रों ये अलवर के अंदर आपकी भरोच, अलवर के अंदर भरोच, और ऊंचाई कितनी है इसकी, 792 मीटर। और जो चौथी है मित्रों बरवाड़ा, ये आपकी जयपुर के अंदर है। बरवाड़ा कहां पर है, जयपुर के अंदर, और ऊंचाई कितनी है, 786 मीटर। और पांचवी है बिबोई, और ये पड़ती है मित्रों झुंझुनू के अंदर। बिबोई कहां पर पड़ती है, आपकी झुंझुनू के अंदर पड़ती है, और ऊंचाई कितनी है, 780 मीटर। और जो छठी है वो आपकी जयपुर के अंदर विराट, 704 मीटर। जयपुर के अंदर विराट 704 मीटर। तो ये जो चोटियां हैं ये किसकी रहेगी, उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश। और उत्तरी अरावली जो प्रदेश है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मित्रों, तो रघुनाथगढ़ है मित्रों। तो इसके बाद बात करें कि उत्तरी अरावली प्रदेश के अंदर दर्रे कौन कौन से हैं। तो उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर मित्रों किसी भी प्रकार का कोई दर्रा नहीं है। याद रखना, जब भी दर्रे का क्वेश्चन पूछा जाए तो इनमें से यदि कोई भी ऑप्शन में दिया जाए तो सबसे पहले तो इन्हें अलग कर देना, क्योंकि उत्तरी अरावली प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई दर्रा नहीं है। दर्रे का मतलब दो पहाड़ों के बीच से निकलने का जो तंग रास्ता होता है उसे दर्रा कहा जाता है। और उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई दर्रा नहीं है। तो आइए अब पढ़ेंगे अपने मध्य अरावली।
मध्य अरावली। तो मध्य अरावली में मुख्य रूप से जो जिला आता है आपका वो कौन सा आता है मित्रों? अजमेर। कौन सा आता है? अजमेर। यानी अभी हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया था अरावली पर्वतीय प्रदेश को, उत्तर, मध्य और दक्षिण। तो मध्य अरावली में आपका आता है अजमेर। और अजमेर में यदि अपने चोटियों की बात करें, प्रमुख चोटियों की बात करें, तो सबसे ऊंची जो चोटी है मित्रों ये है मोरिया जी, या इसे टोडगढ़ कहा जाता है, 933 मीटर। मोरिया जी या इसे टोडगढ़ कहा जाता है। कितना ऊंचाई है इसकी? तो 933। दूसरे मित्रों तारागढ़ 870 मीटर, और ये दूसरी ऊंची चोटी है मध्य अरावली की मित्रों। और तीनों की तीनों जो चोटियां हैं ये आपके कहां पर रहेगी? मध्य अरावली के अंदर, यानी अजमेर के अंदर रहेगी। और तीसरी जो है ये है आपकी नाग पहाड़ 795 मीटर। अब मित्रों यहां से एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करके बताएंगे कि तारागढ़ और नाग पहाड़ इन दोनों के बीच में कोई झील है, तो उस झील का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि तारागढ़ और नाग पहाड़ के बीच कौन सी झील है और उसका निर्माण किसने करवाया था। तो दूसरी चोटी तारागढ़ और तीसरी है इसकी नाग पहाड़ मित्रों। ये आपकी मध्य अरावली की। और मध्य अरावली के अंदर प्रमुख दर्रों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो दर्रे हैं मित्रों वो कहां पर मिलते हैं? मध्य अरावली में। और मध्य अरावली के अंदर एकमात्र बर ऐसा है जो पाली में है मित्रों। एकमात्र बर ऐसा दर्रा है जो पाली के अंदर है, अन्य सारे के सारे आपके कहां पर है? अजमेर के अंदर। तो अपवाद स्वरूप बर पाली के अंदर है और अन्य जो सारे के सारे वो कहां पर है? अजमेर के अंदर है। सुराघाट, शिवपुरी, अरनिया, पाखेरिया, पिपली और झीलवाड़ा, ये सारे के सारे दर्रे मध्य अरावली के हैं और अजमेर के अंदर है, बर को छोड़ करके। अब याद रखना हो तो ऐसे याद रख लेना कि बार बार सुरों का विष पीने से शिव का जो अरनिया है उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बार बार सुरों का विष पीने से, यानी जो अमृत निकला था उस अमृत के अंदर साथ में उससे पहले जो निकला था वो था कालकुट विष, और वो किसने पिया था? शिव ने। तो बार बार सुरों का शिव पीने से जो अरनिया था शिव जी का, उस अरनिया के प्राण पखेरु उड़ गए, जिससे वो पीला पड़ करके झील में गिर गया। पीला पड़ करके झील में गिर गया। बार बार यानी बर सुरों का, यानी सुराघाट शिव का, शिव से शिवपुरी, अरनिया मतलब अरनिया, पखेरु प्राण पखेरु मतलब पाखेरिया, और पीला पड़ करके झील में गिर गया। पीला यानी पीपली और झील में गिर गया यानी झीलवाड़ा। तो ये सारे के सारे जो प्रमुख दर्रे हैं ये कहां पर मित्रों? अजमेर में। कौन से को छोड़ करके? बर को छोड़कर। तो बर कहां मिलेगा? फिर पाली के अंदर मिलेगा। वर कहां मिलेगा? पाली में मिलेगा। याद रख लेना, वर कहां मिलेगा? तो पाली में मिलेगा। तो यहां पर जो कौन सी झील है इसका निर्माण किसने करवाया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर डालेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, दक्षिणी अरावली। तो अब पढ़ेंगे अपने इसका तीसरा भाग अरावली पर्वतीय प्रदेश का, और इसका नाम है मित्रों अपना दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब जो दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश है मित्रों, यहाँ पर हमें 2 चीजें मिलेगी, एक तो पहाड़ी और दूसरा पठार। पहाड़ी और पठार। सबसे पहले देख लेते हैं कि पहाड़ी और पठार में अंतर क्या होता है। तो मित्रों इस प्रकार से जो आकृति होती है ऊपर की ओर नुकीली आकृति जो होती है, तो इसे तो कहा जाता है मित्रों पहाड़ी, यानी पहाड़ कहा जाता है। जिसकी आकृति ऊपर की ओर नुकीली हो तो उसे पहाड़ कहा जाता है। दूसरा नाम आता है आपका पठार। तो ऐसा भूभाग जो धरातल से ऊपर ऊंचा उठा हुआ हो लेकिन ऊपर की ओर समतल हो, तो ऐसे भाग को क्या बोलेंगे? अपने पठार। तो ये अंतर होता है मित्रों पहाड़े और पठार के अंदर। तो पहाड़ की आकृति ऊपर की ओर नुकीली होती है, जबकि जो पठार होता है ये ऊपर से समतल होता है। तो यहाँ पर दक्षिण अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इसे सबसे पहले 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। पहला आबू भूखंड और दूसरा मेवाड़ प्रदेश। आबू भूखंड और मेवाड़ प्रदेश। यहाँ पर 2 बातें देखने को मिलेगी, एक पहाड़ तो दूसरा पठार। तो पहाड़ यानी आबू खंड पहला जो इसका पार्ट है मित्रों सिरोही के अंदर पड़ता है ये आबू खंड। इसके अंदर सबसे पहले कुछ एक पहाड़ पढ़ेंगे अपने। तो बाकर,
बाकर नाम आता है मित्रों, ये पूर्वी सिरोही में पाई जाने वाली तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं इन्हें बाकर कहा जाता है। काफी बार क्वेश्चन आ चुका है कि बाकर क्या है, तो पूर्वी सिरोही में पाई जाने वाली तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां हैं और इन्हें कहा जाता है बाकर। स्थान पूछ लिया जाए कहां पर है, तो पूर्वी सिरोही या सिरोही के अंदर पाया जाता है मित्रों ये। दूसरा है आपका उड़िया का पठार। आबू खंड की बात करें तो आबू खंड के अंदर बाकर ये तो पहाड़ी हो गई, और इसी खंड के अंदर पड़ता है मित्रों उड़िया का पठार। और उड़िया का पठार ये कहां पर है, सिरोही के अंदर, और इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा पठार है मित्रों। सबसे ऊंचा पठार पूछ लिया जाए तो उड़िया का पठार। अब सबसे ऊंचा स्थान है तो यहां पर जितनी भी वस्तुएं होगी वो सबसे क्या हो जाएगी, ऊंची हो जाएगी। तो इसी पठार के ऊपर मित्रों मीठे पानी की झील है, नक्की झील। तो क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ऊंची मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आप लोगों का आंसर रहेगा नक्की झील। कौन सी झील रहेगा, नक्की झील, क्योंकि उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार है तो इसके ऊपर झील है, तो ये सबसे ऊंची झील हो जाएगी। इसके बात करें दूसरे खंड की, मेवाड़ प्रदेश, यानी हमने पहला क्षेत्र पढ़ा आबू खंड, एक यहां पर हमने पहाड़ी पढ़ी और दूसरा हमने यहां पर पहाड़ पढ़ा। अब दूसरा पार्ट पढ़ेंगे मेवाड़ प्रदेश। तो मेवाड़ प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से मित्रों पठार पाए जाते हैं। पहला आपका बोराट का पठार। तो मित्रों जो बोराट का पठार है ये आपका गोगुंदा यानी उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद तक है। गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद तक फैला हुआ जो पठारी क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है, बोराट का पठार कहा जाता है। दूसरा आपका ऊपर माल, जो लगभग क्वेश्चन आ चुका है मित्रों यहां से, ऊपर माल। तो ये आपका बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर के भैंस रोडगढ़ तक का जो पठारी भाग है इसे ऊपर माल के नाम से जाना जाता है मित्रों। बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में वहां पर पढ़ा जाता है इसको। तो यहाँ पर एक बिजोलिया किसान आंदोलन भी होता है। तो ये बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर के भैंस रोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक का जो पठारी भाग है इसे कहा जाता है। और मित्रों जो ऊपर माल जो जागीर थी यहाँ की, इस ठिकाने का संस्थापक था अशोक परमार। इस ठिकाने का संस्थापक था अशोक परमार। राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में अशोक परमार की वीरता से प्रसन्न होकर अशोक परमार को ऊपर माल का ठिकाना दिया था और उसी अशोक परमार को कहा जाता है ऊपर माल ठिकाने का संस्थापक कहा जाता है। आया क्वेश्चन है मित्रों, फिर भी इंपॉर्टेंट है कि ऊपर माल ठिकाने का संस्थापक कौन था, तो अशोक परमार। ऊपर माल का जो ठिकाना था अशोक परमार को किसने भेंट किया, तो राणा सांगा ने भेंट किया था। कौन से युद्ध में उनकी वीरता से प्रसन्न हुए, तो 1527 खानवा युद्ध। 1527 खानवा युद्ध में राणा सांगा की वीरता से प्रभावित हुए और इन्होंने अशोक परमार को ऊपर माल का ठिकाना भेंट किया था। तीसरा पढ़ेंगे यहां पर बोमट का पठार। बोमट का पठार ये मित्रों आपका उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा इन तीन जिलों के अंदर फैला हुआ त्रिभुजाकार आकृति का एक पठारी क्षेत्र है मित्रों। और इसी पठारी क्षेत्र को कहा जाता है बोमट का पठार कहा जाता है। इसके बाद आता है एक आपका लासोड़िया का पठार। लासोड़िया का पठार उदयपुर के अंदर पड़ता है मित्रों। लासोड़िया का पठार, यहां पर एक लासोड़िया आंदोलन भी हुआ था। लासोड़िया आंदोलन हुआ था संत मावजी के नेतृत्व में। संत मावजी, और संत मावजी जो थे मित्रों इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो लासोड़िया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो संत मावजी ने किया था। और यहां पर एक आंदोलन हुआ था लासोड़िया आंदोलन। लासोड़िया आंदोलन मित्रों महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया एक आंदोलन था। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसी आंदोलन को लासोड़िया आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेतृत्व करेंगे संत मावजी। और संत मावजी ने जिस संप्रदाय की स्थापना की वो कौन सा था, निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। मेसा का पठार वेरी 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 इंपॉर्टेंट है मित्रों। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ के अंदर है। लगभग पढ़ा जाता है इसे जब चित्तौड़गढ़ का दुर्ग पढ़ा जाता है मित्रों। पढ़ा जाता है कि गंभीरी बेड़ से नदियों के संगम पर मेसा के पठार पर बना हुआ किला चित्तौड़ का किला। तो इस पठार के ऊपर बना हुआ मित्रों आपका चित्तौड़ का किला। इसी चित्तौड़ के किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था।
चित्रांगद मौर्य ने करवाया था इसका निर्माण, लेकिन कुमारपाल संभव अभिलेख के अनुसार इसका निर्माण चित्रंग मौर्य ने करवाया था मित्रों। अब क्वेश्चन आ जाए कि चित्तौड़ किले का निर्माण किसने करवाया, डायरेक्ट आ जाए तो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था मित्रों। और कुमारपाल संभव अभिलेख के अनुसार पूछ लिया जाए तो चित्रांग मौर्य ने, चित्रांग मौर्य, थोड़ा सा अंतर है, चित्रांगद मौर्य और चित्रांग मौर्य। तो मेसा के पठार पर चित्तौड़ का किला बना हुआ है मित्रों, और इसी चित्तौड़ के किले को कहा जाता है किलों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। तो मेसा का पठार कहां पर आपका, चित्तौड़गढ़ के अंदर है मित्रों। तो इसके बाद पहाड़ियां है यहाँ पर कुछ एक, तो पहाड़ियां हैं उनमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपने गिरवा की पहाड़ियां। तो मित्रों उदयपुर के आसपास अर्धचंद्राकार या तस्त्री नुमा आकृति के अंदर जो पहाड़ियां फैली हुई है उसे कहा जाता है गिरवा की पहाड़ियां। यानी उदयपुर के आसपास पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार आकृति वाली या तस्त्री नुमा आकृति की जो पहाड़ियां हैं उन्हें क्या कहा जाता है, गिरवा कहा जाता है। तो इस प्रकार से मित्रों तस्त्री नुमा आकृति के अंदर या अर्धचंद्राकार आकृति के अंदर जो पहाड़ियां फैली हुई है इसे क्या कहा जाता है, यहां पर गिरवा कहा जाता है। कौन से क्षेत्र में है, तो उदयपुर के अंदर पाई जाती है मित्रों। इसके अलावा आपकी दो पहाड़ियां और रह जाती है मित्रों, वो भी अपने कंप्लीट कर लेते हैं। पहला नाम तो आपके सामने देशहरो और दूसरा नाम है मेवल, देशहरो और मेवल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपने देशहरो। तो देशहरो जो है मित्रों ये आपका रागा और जरगा पहाड़ी, जरगा पहाड़ी और रागा जो दो पहाड़ियां हैं मित्रों यहां पर, इन दो पहाड़ियों के बीच का हरा भरा क्षेत्र, जरगा और रागा, जरगा और रागा, इन दोनों के मध्य का वो क्षेत्र जो लगभग हरा भरा रहता है, यानी वर्ष भर हरा भरा रहता है, उसे क्या कहा जाता है, देशहरो कहा जाता है। कौन सी पहाड़ियों के बीच, तो जरगा और रागा, इन दोनों पहाड़ियों के बीच वर्ष भर हरा भरा रहने वाला जो क्षेत्र है उसे क्या बोलेंगे, देशहरो कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे मेवल, मेवल। तो मित्रों मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे मेवल कहा जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा इन दोनों के बीच का जो पहाड़ी क्षेत्र है इस पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है मित्रों, मेवल। नॉर्मल शब्दों में पढ़ा जाए तो डूंगरपुर से लेकर बांसवाड़ा तक का पहाड़ी एरिया, इसी पहाड़ी एरिया को कहा जाता है मेवल कहा जाता है। इसके अलावा मित्रों एक और आता है आपका कांकणवाड़ी, कांकणवाड़ी का पठार, ये अलवर में पड़ता है मित्रों। कांकणवाड़ी का पठार ये कहां पर पड़ता है, अलवर में पड़ता है। और अलवर कौन से क्षेत्र में आएगा, तो अलवर आता है मित्रों आपका उत्तरी अरावली क्षेत्र, उत्तरी अरावली क्षेत्र। तो कांकणवाड़ी का पठार कौन से क्षेत्र के अंदर है, उत्तरी अरावली क्षेत्र के अंदर है मित्रों, उत्तरी अरावली क्षेत्र। हालांकि हमने अन्य जितने भी जो पठार पड़े हैं वो कहां पर पड़ा है, पूरा का पूरा दक्षिण अरावली क्षेत्र के अंदर। लेकिन याद रखना कांकणवाड़ी का जो पठार पड़ता है ये कहां पर पड़ता है, अलवर के अंदर पड़ता है। और कौन से क्षेत्र में आता है, ये उत्तरी अरावली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद बच जाता है मित्रों आपकी प्रमुख चोटियां, चोटियों की ऊंचाई, कौन सी चोटी की ऊंचाई कितनी है, कौन सी किससे ऊंची है, कौन सी किससे नीची है, सबसे ऊंची कौन सी है, सबसे नीची कौन सी है। तो ये सारा का सिस्टम जो है, ये जितनी भी चोटियां हैं वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसी प्रकार से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखना मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि तारागढ़ और नाग पहाड़, तारागढ़ और नाग पहाड़ के बीच कौन सी झील है और इस झील का निर्माण किसने करवाया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिर नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।